स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हमें पता है बहुत सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं एंड देर आर मैनी विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन. सो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम ऑफ द numbers that you need to remember, that is the animals that are extinct, or the animals which are on the verge of extinction, endangered and so on, and what are the reasons because of this the biodiversity is getting lost day by day. We shall begin. While it is doubtful if any new species are being added into the Earth's treasure of species, there is no doubt about their continuing losses. Yes, we do not know if new species are added or not. We do not know that question, but we know that there are species that are getting extinct. Fine. The biological wealth of our planet has been declining rapidly, and the accusing finger is clearly pointing on the human activities. तो ये क्या बता रहा है कि भाई हमारी स्पीशीज़ जो है सारी वो डिक्लाइन तो हो रही है, ये तो हमें पता ही पता है, और उसका मेन रीज़न भी हमें पता है कि भाई ह्यूमन बींग्स हम ही एक मेन रीज़न है जो इसमें लगे हुए हैं बिकॉज ऑफ आवर ग्रीड से. द कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड बाय ह्यूमंस इज सेड टू हैव लेड टू द एक्सटेंशन ऑफ मोर देन 2000 स्पीशीज ऑफ नेटिव पर्ल्स. जैसे कि पैसिफिक आइलैंड्स जो थे वहाँ पहले कुछ नहीं था, बट अब ह्यूमंस उधर सर्वाइव करने लगे हैं तो मोर देन 2000 स्पीशीज उधर की ख़त्म हो गई है, बर्ड्स की सिर्फ. फाइन. द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ दैट इज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट, उनकी एक रेड लिस्ट होती है जिनमें जो 2004 की है, डॉक्यूमेंट्स द एक्सटेंशन ऑफ दिसमिथ स्पीशीज इंक्लूडिंग दैट इज 784 स्पीशीज इन द लास्ट 500 ईयर्स. लास्ट 500 ईयर्स में 784 जितनी स्पीशीज ख़त्म हो चुकी है. तो ये तो बहुत अलार्मिंग रेट बोला जाता है बिकॉज जैसे कि समझ लो हमें बनने में पहले तो अर्थ पे क्या था, सिर्फ एक भाई कुछ नहीं था, एयर वाटर लैंड वगैरह वगैरह. फिर धीरे धीरे अर्थ के ऊपर प्रोडक्शन हुआ तो दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ से सिंगल मिसेल जैसा फॉर्मेशन हुआ जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड वगैरह साथ में है. फिर एक बना प्रोकैरियोटिक सेल, फिर उसमें से बना यूकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल में भी तरह तरह के सेल्स बने, यूकैरियोटिक में भी समझ लो. फिर आगे आगे धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया. फाइन. जैसे कि मोनारिन्स, प्रोटिस्टा, फंगाई, एल्गे, प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ. तो इन सारी चीज़ों को बनने के लिए जैसे कितने बहुत ज़्यादा साल लग गए हैं, 5 बिलियन ईयर्स से भी ज़्यादा लग गए हैं समझ लो. भाई बहुत ही ज़्यादा ईयर्स लग गए हैं, बट आप देख सकते हैं कि भाई सिर्फ 500 ईयर्स में 384 स्पीशीज़ एक्सटेंट हो गई है. तो इसका कौन मेन रीज़न कौन है भाई, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है. फाइन. सम एग्जाम्पल्स ऑफ द रिसेंट एक्सटेंशन, अभी के अभी रिसेंट की हम 100 साल की बात करें तो उसमें डोडो है. डोडो विच इज़ अ बर्ड. फाइन. विच वॉज द बेसिकली द इनहेबिटेंट ऑफ मॉरिशस, जो एकदम पिजन जैसा दिखता था. डोडो बर्ड जैसे थोड़ा बड़ा बहुत. फिर है क्योगा जो अफ्रीका का है. फिर वैसे ही थाइलेसाइन है जो ऑस्ट्रेलिया का है. फिर स्टेलर सी काउ है. स्टेलर सी काउ जैसे बहुत इनके बहुत बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं फॉसिल्स हैं बड़े बड़े म्यूजियम में लगे होते हैं. जैसे कि स्टेलर सी काउ रशिया की ओरिजिन स्पीशीज़ थी. एंड 3 सब स्पीशीज़, जैसे कि ये जो स्टेलर सी काउ है एक बड़ी सी फिश, जैसे कि बहुत बड़ी फिश जैसा था. सारे के फोटोग्राफ्स हम देखते हैं बाद में. एंड 3 सब स्पीशीज़, जैसे कि उसकी सब स्पीशीज़ किसकी, टाइगर की. तो बाली, जावान, कैस्पियन जो इसकी टाइगर की सब स्पीशीज़ है, ये भी 500 साल में हम देखेंगे. ये तो सारा रीसेंट है, ये रीसेंट एक्सटेंशन है जो आपको याद रखना है. रिसेंटली जो एक्सटेंट हुए हैं वो. फाइन. द लास्ट 20 ईयर्स अलोन हैज़ विटनेस द डिसअपियरेंस ऑफ 27 स्पीशीज़. सिर्फ लास्ट 20 ईयर्स में. फाइन. 27 जितनी स्पीशीज़ ख़त्म हो गई है. तो ये किसकी वजह से भाई, सब मेहरबानी ह्यूमंस की है. केयरफुल एनालिसिस ऑफ द रिकॉर्ड्स, जब केयरफुली रिकॉर्ड्स को एनालाइज किया जाता है तो ऐसा देखा जाता है दैट द एक्सटेंशन अक्रॉस द टेक्सा आर नॉट रैंडम. सम ग्रुप्स लाइक एम्फीबियंस अपीयर टू बी मोर वर्नरेबल टू एक्सटेंशन. ऐसा देखा गया जब टेक्सोनॉमी स्टडी की गई कि एम्फीबियन सबसे ज़्यादा जल्दी एक्सटेंट हो रहे हैं. फाइन. एडिंग टू द ग्रीम सिनेरियो. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ना ही प्लांट पे एम्फीबियंस की बात करें, बिकॉज प्लांट एम्फीबियंस ऐसे हैं जो पानी के अंदर भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट भी रहते हैं. तो वो जैसे कि टेरेस्ट्रियल है वो बहुत अडेप्टेड होते हैं टेरेस्ट्रियल पे, जो पानी के हैं वो बहुत अडेप्टेड होते हैं पानी में. पर एम्फीबियंस ड्यूअल लाइफ जीते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि इनका
एक्सटेंशन जो रेट है वो ज़्यादा है दूसरे काइंड ऑफ एनिमल से. एडिंग टू द ग्रिम सिनेरियो ऑफ एक्सटेंशन इज द फैक्ट दैट मोर देन 15,500 स्पीशीज वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन. तो आपको दो नंबर्स तो बहुत बेसिकली याद रखने हैं. जैसे कि एक्सटेंड हो गए हैं 500 ईयर्स में तो 784 स्पीशीज. कितनी? 784 स्पीशीज. फाइन. एंड दूसरी के लास्ट 20 ईयर्स में तो 27 स्पीशीज. और आपको याद रखने हैं ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, दैट इज एंडेंजर्ड. तो कितनी है? 15,500 स्पीशीज. अगर इनका ध्यान नहीं रखा गया तो वे भी एक्सटेंड हो जाएगी. सो बेसिकली ये जो है ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है. जैसे कि टाइगर है, वाइट टाइगर वगैरह है, तो उनके लिए स्पेशल एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है. पहले हमने उन लोगों की केयर नहीं की, अब वो एक्सटेंशन के वर्ज पे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई स्पेशल पार्क बना रहे हैं उनके लिए, कोई लाइक सेंचुरीज बना रहे हैं, नेशनल पार्क्स बन रही है. तो किन के लिए? कि इनको प्रिजर्व किया जा सके. Presently, 12% of all the bird species, 23% of the mammal species, and 32% of the amphibian species, and 31% of the gymnosperm in the world face a threat of extinction. तो ये जो सारी species हैं इनमें इनके percentage wise दे रखा है, जो आपको बहुत याद रखना ज़रूरी नहीं है. आपको इतना याद रखना है कि 15,500 species are at the verge of extinction. From a study of the history of life on Earth through fossil records, we learn that the large-scale loss of species like the one we are currently witnessing have also happened earlier, even before the humans appeared in the scene. So basically, जैसे कि ये जो अभी extinction हो रहा है, वैसे ही अभी का नहीं है, वैसे पहले भी ऐसे extinction हो चुके हैं बहुत सारे. तो हमें कैसे पता चला? भाई हम तो इतने साल पीछे नहीं जा सकते, 500 बिलियन ईयर्स बैक वगैरह वगैरह हम तो जा नहीं सकते. तो बेसिकली ये हमें फॉसिल्स से पता चलता है. हमको पता है एनालोगस ऑर्गन्स, होमोलोगस ऑर्गन्स सारी की स्टडी करके, पैलियोंथोलॉजी दैट इज़ फॉसिल्स की स्टडी करके हमें पता चला कि भाई ऐसे एक्सटेंशंस बहुत पहले भी हो चुके हैं. फाइन. तो मास एक्सटेंशन बहुत सारे, जैसे कि डायनासोर्स एक्सटेंट हो चुके हैं, जिनको हमें पता कैसे चला कि भाई डायनासोर्स थे पहले, तो उनके फॉसिल्स से. फाइन. तो ऐसे एक्सटेंशन लार्ज स्केल, मास एक्सटेंशन, लार्ज स्केल मतलब में बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मास एक्सटेंशन भी उसे बोल सकते हैं. फाइन. ह्यूमंस नहीं थे, ह्यूमंस की ओरिजिन नहीं हुई थी, उनसे पहले भी बहुत सारे एक्सटेंशन हो चुके हैं. अभी के लिए मेजॉरिटी हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? तो ह्यूमन बींग्स. बट पहले भी मास एक्सटेंशन हो चुके हैं जब ह्यूमंस नहीं थे. ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड दैट इज मोर देन 3 बिलियन ईयर्स सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ, देयर वर 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज. ऐसा माना जाता है कि ह्यूमंस नहीं थे और 3 बिलियन ईयर्स पहले ऐसे तो कितने एपिसोड हो चुके हैं? 5 मास बिलियन एक्सटेंशन, मतलब में 5 एपिसोड्स हो चुके हैं मास एक्सटेंशन के. मतलब में 5 बार ही ऐसा हो चुका है कि भाई बहुत सारे एनिमल्स एक ही साथ एक्सटेंड हो गए हैं. फाइन. अभी जो एक्सटेंशन रेट चल रहा है उसे हम 6th एक्सटेंशन बोलते हैं. कौन सा एक्सटेंशन बोलते हैं? 6th एक्सटेंशन एपिसोड चल रहा है. फाइन. इन प्रोग्रेस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड. अब ये आगे वाले से डिफरेंट कैसे हैं? जो आगे मास एक्सटेंशन हो गए थे तो उस टाइम जैसे कि ह्यूमंस नहीं थे. अब मास एक्सटेंशन जो 6th एक्सटेंशन चल रहा है उसमें ह्यूमंस भी हैं. तो ये चीज़ जाहिर है कि ह्यूमंस भी एक स्पीशीज़ है तो उनको भी इफ़ेक्ट हो सकता है. फाइन. ऐसा भी हो सकता है कि ह्यूमन की स्पीशीज़ भी धीरे धीरे कम होती जाए. फाइन. सो 6th एक्सटेंशन इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट विच हैज़ टेकन इन द पास्ट बिकॉज देयर वर नो ह्यूमंस इन द पास्ट. द डिफरेंस इज़ इन द रेट्स. और बेसिकली उनका जो डिफरेंस है वो दूसरी किस चीज़ में है? तो रेट्स में है. फाइन. द करंट स्पीशीज extension rate are estimated to be 100 to 1000 times faster than in the pre-human times. पहले जो था वो बहुत धीरे धीरे एक्सटेंशन हो रहा था क्योंकि तब तो ह्यूमंस थे ही नहीं. अब तो भाई ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस को भी खतरा है और साथ ही साथ जैसे कि हम हमारी एनवायरनमेंट की स्पीशीज़ को ख़राब लाइक डिग्रेड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें भी तो अफेक्ट होने ही वाला है. फाइन. सो दैट इज़ अभी की जो रेट है 1000 to 100 टाइम्स फास्टर है, 100 to 1000 टाइम्स फास्टर है जैसे कि पहले टाइम में थी उनसे बहुत ही ज़्यादा. फाइन. इकोलॉजिस्ट वार्न दैट इफ द प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यूज नियरली हाफ ऑफ ऑल द स्पीशीज ऑफ द अर्थ माइट बी वाइप्ड आउट विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स. ऐसा बोलते हैं इकोलॉजिस्ट के यही रेट से एक्सटेंशन चलता रहा तो 100 साल में तो जितनी स्पीशीज़ हैं हमारे पास उनमें से सिर्फ आधी ही बच पाएगी. तो आधी बच पाएगी तो समझ लो भाई किसको हार्म होगा? भाई ह्यूमन बींग्स
को ही हार्म होने वाला है, दूसरे एनिमल्स तो हार्म पे होते ही हैं बट साथ ही साथ ह्यूमंस को भी होने वाला है। तो इसीलिए 6th एक्सटेंशन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ दी 5 मास्ट एक्सटेंशन दैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस इन द पास्ट, बिकॉज इट इज टेकिंग एट अ वेरी अलार्मिंग rate 100 to 1000 times faster that have happened in the past. Fine. Now in general the loss of the biodiversity may lead to, समझ लो किसी एरिया में लॉस हो रही है बायोडाइवर्सिटी की, तो may lead to what all? Fine. The loss of biodiversity in a region may lead to decline in plant production. उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है तो समझ लो जैसे कि प्लांट का प्रोडक्शन कम हो रहा है। फाइन। फिर लोवर्ड रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पर्ट्यूबेशंस सच एज ड्रॉट एट्सेट्रा, लोअर रेजिस्टेंस हो जाती है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल सर्कमस्टेंसेस सच एज ड्रॉट वगैरह। जैसे कि प्लांट थे समझ लो पहले, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे बताती हूँ जैसे कि बैक्टीरियल स्पीशीज़ हैं समझ लो, तो वो बैक्टीरियल स्पीशीज़ जो होती है वो किसी उन पे कोई दवाई काम करती है। फाइन। तो वे दवाई से मर जाते हैं। फिर धीरे धीरे अब बार बार वही दवाई इन पे डालते रहें तो वे क्या हो जाएंगे, रेजिस्ट हो जाएंगे, और फिर क्या करते रहेंगे, वे दवाई डालने पे भी वे आगे आगे मल्टीप्लाई होते रहेंगे। तो वही चीज़ है जैसे कि प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, समझना। तो ये चीज़ कब पॉसिबल थी, रेजिस्टेंट होना कब पॉसिबल था, जब ये रिप्रोड्यूस कर पा रहे थे। बट प्लांट की अब प्रोडक्शन ही कम हो रही है, प्लांट प्रोडक्शन ही रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है अच्छे से, प्रोडक्टिविटी ही नहीं कर पा रहा है, तो वो रेजिस्टेंट कैसे होगा किसी चीज़ से। फाइन। रेजिस्टेंट होने के लिए आपकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे वही थिंग है कि भाई एक समझ लो जैसे हम ये मच्छर वगैरह जो है, जो मॉस्किटो वगैरह उनकी बात करें, उन पे पहले जो दवाइयाँ डालते थे तो वे मर जाते थे, पर धीरे धीरे वही दवाइयाँ वे खाने लगे और आगे अच्छे से रिप्रोड्यूस होने लगे। तो बेसिकली वे उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी अच्छी थी। फाइन। इसीलिए वे रेजिस्टेंट हो गए उस दवाई से। तो वैसे ही अगर देखो प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, उनका प्रोडक्शन ही कम हो रहा है, तो प्रोडक्शन कम होगा तो समझ लो उनकी रेजिस्टेंस पावर भी कैसी होगी, कम हो जाएगी। जैसे ड्रॉट वगैरह वे सहन नहीं कर पाएंगे और उनकी सारी की सारी स्पीशीज खत्म हो जाएगी। Hopefully you have understood about that lowered resistance to environmental circumstances such as drought। जैसे मैंने आगे बताया उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, प्रोडक्टिविटी कम होगी मतलब में वो अच्छे से रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं आगे, उनकी स्पीशीज़ भी कम हो रही है तो वे आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो वो रेजिस्टेंट कैसे बनेंगे किसी चीज़ से, तो वही है उनकी लोअर रेजिस्टेंस कैपेसिटी हो जाती है। थर्ड है इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टन प्रोसेसेस। वेरिएबिलिटी आ जाती है, वेरिएबिलिटी का मतलब होता है चेंज इन सर्टन इकोसिस्टम प्रोसेसेस। जैसे कि कौन कौन सी प्रोसेस, जैसे प्लांट प्रोडक्टिविटी में चेंज आता है, जैसे स्पीशीज़ कम हो रही है धीरे धीरे तो उनकी प्रोडक्टिविटी प्लांट की कम हो रही है समझो। उनकी वाटर जो यूज़ करने की कैपेसिटी है वो उसमें फ्लक्चुएशंस आता है। फिर पेस्ट एंड डिजीज साइकिल में चेंज आता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात कर लूँ कि उनकी जो स्पीशीज़ पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक मॉस्किटो है समझ लो, उस मॉस्किटो को समझ लो इन्फेक्शन के लिए, जैसे कि एक प्लाज्मोडियम है समझ लो, एक प्लाज्मोडियम है, इस प्लाज्मोडियम को ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, तो उसे एक मॉस्किटो की ज़रूरत पड़ती है। बट समझ लो ये मॉस्किटो ही नहीं रहा है तो क्या होगा, ये प्लाज्मोडियम ह्यूमन के बॉडी में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, तो डिजीज साइकिल में प्रॉब्लम हुई कि नहीं। उनकी जो पेस्ट साइकिल है वो जो घूमनी चाहिए वो नहीं घूम रही है। तो वैसा ही सेम होता है जब हम बायोडाइवर्सिटी के किसी भी स्पीशीज में लॉस आ जाए तब बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट होता है। जैसे कि प्लांट की प्रोडक्शन कम होती है, प्लांट की प्रोडक्शन कम होने के साथ ही साथ वे जो प्लांट वगैरह जो भी होते हैं उनकी रेजिस्टेंस पावर कम होती जाती है। वही साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी इकोसिस्टम की प्रोसेसेस हैं जिनमें चेंज आता है। जैसे प्लांट की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है, वाटर यूज़ उनका डिक्रीज होता है, उनकी पेस्ट और डिजीज साइकिल जो है वो कंटिन्यूस जो चल रही होती है उसमें ब्रेक डाउन आ जाता है। तो दिस आर द सम ऑफ द loss of biodiversity which affects in a region may lead to some of the problems। ऐसे problems आ सकते हैं। अब बेसिकली जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है causes of biodiversity loss। कौन कौन से cause हैं जिनकी वजह से biodiversity loss होती है। तो सबसे पहले the accelerated rate of species extinction that world is facing now is largely due to the human activities। सबसे पहला cause तो आप लिख ही दो भाई, due to the human activities। फाइन। तो there are 4
4 मेजर कॉजेज, 4 मेजर कॉज हैं, जैसे हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अब 4 है इसीलिए उसे बोलेंगे क्वार्टेट। क्वार्टेट का मतलब होता है 4, एंड ईविल मतलब में ऐसे जो किसी चीज़ को वर्स कर रहे हैं, किसी चीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा दे, उसको खराब कर रहे हैं, तो दैट इज 4 ईविल क्वार्टेट उसको बोलेंगे। द क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड इन सच अ वे ऑल्सो, स्टेट द 4 ईविल क्वार्टेट दैट आर लीडिंग टू द बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, फाइन, और इट कुड बी अदर वे, दैट इज स्टेट द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, फाइन। इन द सोब्रिक्वेट यूज टू डिस्क्राइब देम। सोब्रिक्वेट मतलब में क्या होता है, जो एक सोबर लैंग्वेज में जो इनके लिए एक पर्टिकुलर फ्रेज दे रखा है वो है एविल क्वार्टेट, फाइन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा है एलियन स्पीशीज इन्वेंशन, एंड द फोर्थ वन इज को एक्सटेंशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट टू एक्सटेंशन। ये जो हैबिटेट लॉस है सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो स्पीशीज खत्म हो रही है उसका सबसे मेन कॉज ये है, फाइन। द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है तो रेन फॉरेस्ट की बात करो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वंस कवरिंग, एक टाइम में ऐसा था कि वो 14% ऑफ द लैंड एरिया को कवर करता था, मतलब में बहुत ही ज़्यादा एरिया बोला जाता है, फाइन। नाउ कवर्स मोर देन 6% ओनली। तो आप देख सकते हो पहले जो वर्ल्ड का 14 एरिया कवर करता था, 14% जितना एरिया अब वो कवर कर रहा है सिर्फ 6% ऑफ द एरिया। आपको ये नंबर याद रखने हैं। दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड फास्ट, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हैबिटेट लॉस, हैबिटेट मतलब में रहने की जगह, तो प्लांट की रहने की जगह हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। समझ लो वो प्लांट नहीं रहेंगे तो उसके ऊपर रहने वाले एनिमल्स, उसके आजू बाजू रहने वाले इंसेक्ट, उनके ऊपर सर्वाइव करने वाले एनिमल्स, क्या वे जिंदा रहेंगे? नहीं रह पाएंगे। तो वही चीज़ है, फाइन। हैबिटेट मतलब में जहाँ रहने वाली जो जगह है उसको ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड वेरी फास्ट। बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर 1000 more hectares of rainforest would have been lost। तो आप देख सकते हो कि अब हम मतलब में it's like every day it's been destroyed, fine। that is 1000 more hectares of rainforest would have been lost। the Amazon rainforest, it is so huge that it is called the lungs of the planet। yes, Amazon जो है इसको lungs बोला जाता है क्योंकि वे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमें देते हैं। इनमें इतने सारे प्लांट्स हैं। harboring probably millions of species has been cut and cleared for cultivating soya beans और फॉर कंजर्वेशन कन्वर्जन टू ग्रासलैंड फॉर रेजिंग द बीफ कैटल। सो आप देख सकते हैं कि भाई अमेज़न के जो रेन फॉरेस्ट हैं उनको किस तरह से क्लियर किया जा रहा है, किसके लिए? भाई सोयाबीन ग्रो करने के लिए, बराबर। और साथ ही साथ उनको ग्रासलैंड में ट्रीज काट काट के ग्रासलैंड बनाई जा रही है उधर। और ग्रासलैंड किस लिए? कि भाई कैटल किस लिए? कि भाई उनमें से मीट मिल सके खाने के लिए, बीफ मिल सके, तो इसके लिए उनको कट किया जा रहा है। तो व्हाट आर द पीपल डूइंग? बिसाइड्स टोटल लॉस, द डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटेट्स बाय पोल्यूशन ऑल्सो थ्रेटन्स द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीशीज, फाइन। when large habitat are broken into small fragments, अब बड़े बड़े जो वो होते हैं उसको फ्रेगमेंट्स में कट कर दिया जाता है। जैसे कि इसकी बात करो रेन फॉरेस्ट की, तो ये पूरा रेन फॉरेस्ट है, उसको समझ लो जैसे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे ये पूरा रेन फॉरेस्ट था, अब इनके 3 फ्रेगमेंट हो गए हैं, फाइन। तो इनकी जो स्पीशीज़ की जो इंटरेक्शन होती है वो भी टूट जाती है। तो हैबिटेट लॉस की वजह से होता है फ्रेगमेंटेशन बीच बीच में। जैसे कि ये रेन फॉरेस्ट था, बीच में ग्रासलैंड ग्रो कर लिया, कुछ और ग्रो कर लिया, किसी और के चीज़ के लिए लैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी। फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कि जो एनिमल्स है उधर के एक दूसरे के साथ अच्छे से इंटरलिंक नहीं कर पाएंगे, अच्छे से जो उनकी साइकिल चल रही थी वो नहीं बन पाएगी, फाइन। Due to various human activities, mammals and birds requiring large territories and certain animals with migratory habits are badly affected, leading to population decline। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे बर्ड होते हैं जिनकी माइग्रेटरी हैबिट्स होती हैं, जैसे कि वे इतने बड़े जंगल में अपने आप माइग्रेशन करते हैं या वगैरह वगैरह, उनकी जो हैबिट होती है माइग्रेशन की उसको अफेक्ट करते हैं। तो उनको सही से वो माइग्रेशन की चीज़ नहीं मिली, मतलब एरिया नहीं मिला, तो वो एक्सटेंड होने वाले हैं। जैसे कि उनको रहने के लिए बहुत सारे बर्ड्स मैमल्स को बहुत लार्ज एरिया चाहिए, तो नहीं मिल रहा है तो वो एक्सटेंट हो जाएंगे, वही चीज़ है, फाइन। एंड दिस इज लीडिंग टू पॉपुलेशन डिक्लाइन इन वेरियस स्पीशीज। तो सबसे मेजर है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एंड हु इज डूइंग दिस हैप्पीली? ह्यूमन बींग्स, फाइन, जिनके 2 एग्जाम्पल है आपको याद रखने हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितना यूज़ करना चाहिए उससे ज़्यादा यूज़ करना, इट्स रॉन्ग, फाइन। वी हैव टू यूज़ आवर शेयर एंड नॉट जस्ट डिस्ट्रॉय द थिंग्स विच आर नॉट आवर्स, फाइन। सो ऐसा नहीं बोला
बोला गया है कि दैट यू डू नॉट रिलाई ऑन प्लांट और समथिंग, बट यू हैव टू मेक द यूज इन अ मिनिमल वे, फाइन, इन सच अ वे दैट इट डू नॉट हार्म द एनवायरमेंट. ह्यूमन्स हैव ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर. वो तो हमें पता है हम रहने के लिए, खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट है, तो नेचर पे डिपेंडेंट है. जैसे कि हमारा घर बनता है तो एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द नेचर, फाइन. बट व्हेन नीड्स टर्न इनटू ग्रीड, जब हमारी नीड ग्रीड में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे ओवर एक्सप्लॉयटेशन बोला जाता है. जितना आपके लिए है उतना यूज करना चाहिए, नॉट मोर देन दैट. इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड इट इज लीडिंग टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. मेनी स्पीशीज एक्सटेंशन इन द लास्ट 500 ईयर्स, जैसे कि स्टेलर सी काउ है, पैसेंजर पीजन्स है, ये सारे के सारे ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ही मर गए हैं, ख़त्म हो गए हैं. प्रेजेंटली मैनी मराइन फिश पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड आर ओवर हार्वेस्टेड, endangering the continued existence of some commercially important species. वही चीज़ है, प्रेजेंटली भी बहुत सारी मराइन पॉपुलेशन, फिश पॉपुलेशन ऐसी है जिनको ज़्यादा हार्वेस्ट किया जाता है. उनके जो पर्टिकुलर लेवल होती है उतना ही हार्वेस्ट करना चाहिए. फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको हार्वेस्ट करते रहे हमारी नीड के लिए, हमारे फूड के लिए, तो वो क्या होने वाला है, दैट इज़ इट्स गोइंग टू हार्म दैम. वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे. एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन्स, एलियन स्पीशीज़ दूसरी कोई स्पीशीज़ आके उधर इन्वेड कर देती है तो उसे बोलते हैं एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन. व्हेन एलियन स्पीशीज़ आर इंट्रोड्यूस्ड अनइंटेंशनली और डेलिबरेटली, कहीं कभार कैसा होता है अनइंटेंशनली किया जाता है, कोई इसके पीछे रीज़न नहीं होता, ऐसे बाय मिस्टेक हो जाती है. और कभी कभार डेलिबरेटली, जानबूझ के किया जाता है. सम ऑफ देम टर्न इन्वेजिव, ऐसे बहुत सारे जो इन्वेजिव टर्न होती है और जो उधर की इंडिजीनियस स्पीशीज है, इंडिजीनियस मतलब में ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, वो एक्सटेंट हो जाती है. फाइन. जैसे कि हम बात करें तो येस वी विल सी अबाउट दिस. द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इनटू द नाइल पर्च जो था उसको लेक विक्टोरिया जो ईस्ट अफ्रीका में है, लेड इवेंचुअली टू द एक्सटेंशन ऑफ एन इकोलॉजिकल यूनिक असेंबलेंज ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ चिल्डिक फिश इन द लेक. ये जो फिश थी उधर उसकी 200 स्पीशीज थी. तो ये नाइल पर्च उधर अनइंटेंशनली उधर आ गया और फिर क्या हुआ कि वे इतने ग्रो होते गए कि उन्होंने इस फिश को खाना वगैरह कुछ ऑक्यूपाई लेने ही नहीं दिया और सारे नाइल पर्च ग्रो हो गई और ये जो फिश थी वो सारी की सारी एक्सटेंट हो गई. यू मस्ट बी फेमिलियर विद द एनवायरमेंटल डैमेज कॉज्ड बाय एंड थ्रेट पोज्ड टू अवर नेटिव स्पीशीज बाय इन्वेजिव वीड स्पीशीज लाइक द कैरेट ग्रास. फाइन, जिनको गाजर घास भी बोला जाता है. फाइन, दैट इज पार्थेनियम. तो पार्थेनियम एक ऐसी नेटिव स्पीशीज है, ऐसी वीड की स्पीशीज है जो हमारे नेटिव स्पीशीज को बहुत बड़ा खतरा है. वो पूरा का पूरा जो क्रॉप फील्ड होता है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है. फाइन, ये जो पार्थेनियम होती है वो. वैसे ही लेंटिना एंड वाटर हायासिंथ जैसे हमने नाम पढ़ा है, दैट इज इकॉर्निया, जिसको और बोला जाता है द टेरर ऑफ बंगाल. फाइन, ये जो वाटर हायासिंथ है जो आप देख सकते हैं कि भाई आपके आजू बाजू जहाँ भी आप लेक वगैरह देखोगे तो उसमें सब जगह ग्रो हो रही होती है. फाइन, ऐसे उसके लीव्स होते हैं बहुत ऐसे एकदम yes, very nice leaves and it's growing with a purple color flower और पूरे लेक में ये ग्रो हो जाते हैं. So basically this Eichhornia, the terror of Bengal, that is water hyacinth, fine, it's a very invasive species. इसको लाया गया था कहीं बाहर से और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जिनकी वजह से ये पूरे इंडिया में सब जगह फैल गई हैं. फाइन, दिस इज कॉजिंग थ्रेट टू द नेटिव स्पीशीज. द रीसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन of the African catfish Clarius, that is for aquaculture purposes, जो aquaculture के लिए ग्रो करने के लिए अफ्रीका से इधर लाई गई थी. फाइन, इलीगल इंट्रोडक्शन था. इज पोजिंग अ थ्रेट टू द इंडिजिनियस कैटफिशेस इन आवर रिवर्स. तो आप देख सकते हो ये रिसेंट का है जो आपको याद रखना है. फाइन, को एक्सटेंशन मतलब में क्या, साथ ही साथ एक्सटेंशन. एक स्पीशीज एक्सटेंड हो गई, जैसे कि एक स्पीशीज पे दूसरी स्पीशीज कंप्लीटली रिलायबल थी तो समझ लो ये एक्सटेंट हो गई तो ये थोड़ी सर्वाइव करने वाली है. तो दैट इज co-extension. When a species become extinct, the plant and the animal species associated with it is obligatory and will also become extinct. When a host fish species become extinct, its unique assemblage of parasite also meets the same fate. जैसे कि एक होस्ट स्पीश है जिनके ऊपर कोई दूसरा पैरासाइट रह रहा था, अगर ये होस्ट फिश ही खत्म हो गई तो ये पैरासाइट ऑब्वियसली विल कम टू द सेम फेट, उसका भी वही फेट होगा, वो भी मर जाने वाली है. Another example is a co-evolved plant pollinator mutualism where extension of one invariably leads to the extension of the others. ये हमने देखा था जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था वेप्स और वो जो
फिग का प्लांट होता है, तो फिग के जो पोलन्स होते हैं वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ ही कर सकती है। तो समझ लो फिग की स्पीशीज़ ख़त्म हो गई तो वो वैस्प की स्पीशीज़ जो है वो भी ख़त्म हो जाने वाली है। फाइन, तो दैट इज़ अनदर एग्जाम्पल इज़ इन द केस ऑफ को इवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म। एक ख़त्म हो गई तो दूसरी भी ख़त्म हो जाएगी। तो आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, दिस आर द 4 able quartet that you need to remember. This is all for today. We in the coming class shall understand what is the need to conserve the biodiversity and how are you going to do it. So that's all for today. Thank you.